Good evening, friends. Welcome to my YouTube channel Current Insights. Today, we are going to analyze the Hindu newspaper of June 18th, 2022, and we will cover all the news that are important from UPSC and State Civil Service Examinations point of view. So, let us begin. The first important news is that Xi to host BRICS Virtual Summit and Modi to attend. So BRICS, as we all know, is a grouping of 5 nations that are Brazil, Russia, India, China and South Africa. तो जो ब्रिक्स का इस साल का समिट है वो चाइना होस्ट करेगा ऑन 23rd of June और ये एक वर्चुअल समिट होगा. The important thing about this summit is that this would be the first summit of the leaders following Russia's invasion of Ukraine. तो जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है उसके बाद से ये पहला ब्रिक्स समिट है. एंड चाइना इज सेइंग दैट इट वुड सपोर्ट रशियाज सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी. तो इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नाटो कंट्रीज एंड रशिया, तो चाइना इज सेइंग दैट इट विल सपोर्ट रशिया. द summit of the national security advisors of these 5 BRICS nations has already happened on Wednesday, and India's NSA Ajit Doval has already attended this meeting. The next is the BRICS Plus. Now this BRICS Plus is basically a term which was proposed by China a few years back. चाइना ने इस टर्म को प्रपोज किया था और चाइना ने ये बोला था कि क्योंकि अभी ब्रिक्स में 5 नेशंस हैं तो ब्रिक्स को एक्सपेंड करना चाहिए और डिफरेंट रीजन्स को इंटीग्रेट करना चाहिए इस ग्रुप के अंदर. लेकिन बाकी की जो 4 कंट्रीज हैं उन्होंने इस आइडिया को सपोर्ट नहीं किया है, इसलिए ब्रिक्स प्लस अभी ऑन पेपर ही है. दिस हैज नॉट येट बीन इम्प्लीमेंटेड. नाउ वी विल हैव अ लुक ऑन व्हाई इज दिस ब्रिक्स ग्रुप सो इम्पोर्टेंट टू द वर्ल्ड. जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं ये सारी कंट्रीज 42% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं. ये कंट्रीज 30% ऑफ द लैंड एरिया कवर करती हैं ग्लोबली. ये कंट्रीज 24% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को कवर करती हैं और दीज कंट्रीज कवर 16% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड. सो दैट्स व्हाई दिस ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोबली एज वेल. नाउ द 2021 समिट ऑफ ब्रिक्स वॉज चेयर्ड बाय इंडिया. इंडिया ने इसको चेयर किया था और इंडिया ने कुछ प्रपोजल्स रखे थे, जैसे कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए. फॉर एग्जांपल UN, WHO, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा. इसके बाद सेकंड जो स्टेटमेंट इंडिया ने प्रपोज किया था वो ये था कि वी शुड यूनाइटेडली कॉम्बैट टेररिज्म. So this is what is important on this page. हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं. The next news is, the important news is basically on the editorials page, and it is this one which says playing with fire. अब ये जो न्यूज़ है ये बेसिकली अग्निपथ स्कीम जो कि जून 14 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था उससे रिलेटेड है. और अग्निपथ स्कीम बेसिकली नॉन ऑफिसर अपॉइंटमेंट के लिए बनाई गई है फॉर द 3 विंग्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, दैट इज नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी. नाउ अभी इसमें एक तो जो एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो डिसरप्ट हो रहा है. द एग्जिस्टिंग प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज बीइंग डिसरप्टेड और एक नया प्रोसेस लेके आ रहे हैं. दूसरा, द कैरेक्टर ऑफ द सोल्जर इज ऑल्सो बीइंग डिसरप्टेड. नाउ देयर आर स्ट्रीट्स इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस स्कीम. कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इसको अपोज कर रहे हैं, कुछ क्रिटिसाइज कर रहे हैं. अभी ये जो आर्टिकल है ये बोलता है कि देयर हैज बीन नो रिक्रूटमेंट इन द लास्ट 2 years ड्यू टू कोविड-19 और जो यंगस्टर्स हैं वो परेशान हैं इसकी वजह से. और इन यंगस्टर्स की परेशानी की वजह ये है कि जो परमानेंट
कमीशन था, बेसिकली जो परमानेंट रिक्रूटमेंट था इस स्कीम से पहले, उसके थ्रू बेसिकली वो एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट थी और जो गरीब कैंडिडेट्स हैं या गरीब जो बच्चे हैं वो पॉवर्टी और गरीबी से बच सकते थे आफ्टर गेटिंग रिक्रूटेड टू द डिफेंस सर्विसेज। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बिकॉज दिस वुड बी अ 4-year शॉर्ट टर्म स्कीम without any pension, without any rank, without the status of ex-serviceman, तो basically this would not be a scheme which would help them to escape the route of poverty। ये 4 साल वाली जो टेन्योर वाला जो अभी ये स्कीम आया है अग्निपथ, ये इंश्योर नहीं करता है क्योंकि इसमें पेंशन नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सर्विस नहीं है, तो ये इंश्योर नहीं करता है कि जो गरीबी है वो एलिमिनेट हो पाएगी फ्रॉम द लाइफ ऑफ दीज कैंडिडेट्स हु आर फ्रॉम मॉडेस्ट बैकग्राउंड, जो कि गरीब बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए। तो दिस आर्टिकल सेज दैट ओनली 25%, मतलब कि 4 साल बाद जो लोग रिक्रूट हुए थे 4 साल पहले, तो 4 साल बाद ओनली 25% ऑफ देम वुड बी रिटेन्ड, जो कि परमानेंट हो पाएंगे, बाकी सिविल लाइफ में लौटा दिए जाएंगे। तो एंड जो गवर्नमेंट का क्लेम है, गवर्नमेंट सेज दैट दे नीड अ यंगर अ फिटर डिफेंस फोर्सेस, और ऐसे लोग जो कि ट्रेनेबल हो, ज़्यादा ट्रेनेबल हो, और क्योंकि यंग लोग हैं वो ज़्यादा ट्रेनेबल होते हैं, तो अभी जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं डिफेंस सर्विसेज में, डिफेंस फील्ड में, वो उन चेंजेस को जल्दी अडॉप्ट कर पाएंगे, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को, और उतनी ही जल्दी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है यंग लोगों को लेना डिफेंस सर्विसेज में, ये गवर्नमेंट बोल रही है। उसके अलावा गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि ऑल्दो ये 4 साल का शॉर्ट टर्म टेन्योर सर्विस है, लेकिन जब आफ्टर कंप्लीटिंग 4 years वो कैंडिडेट बाहर निकलेगा इनटू सिविल लाइफ, ही वुड बी मोर डिसिप्लिन्ड, वो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होगा, उसके अंदर एक एथोस होगा, और स्किलिंग एज अ वैल्यू एडिशन दे रहे हैं उसको। तो उसका जो स्किल सेट है उसके अंदर बेसिकली एक ट्रेनिंग देके एक वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, जो कि उसको सिविल लाइफ में हेल्प करेगा। नाउ to start with, there will be no permanent recruitment in the armed forces for the next 4 years. Critics who include raise concerns of the potential damage to operational preparedness given the crisis on the borders. So basically जो भी critics हैं वो ये बोल रहे हैं कि इस स्कीम के थ्रू जो भी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है बॉर्डर्स के ऊपर, बॉर्डर्स पे, वो अफेक्ट होगी, क्योंकि ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के लिए एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक सर्टेन टेन्योर चाहिए इन दी डिफेंस फोर्सेस, एंड एक सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग भी चाहिए, जिसके बाद ही एक सोल्जर अपने आप को कॉम्पिटेंट और कॉन्फिडेंस फील करता है फॉर डिफेंडिंग द बॉर्डर्स ऑफ द नेशन। तो इसमें ये क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि बिकॉज ये जो लोग इस स्कीम के थ्रू रिक्रूट होंगे, ये एक शॉर्ट टर्म के लिए रिक्रूट होंगे, तो उनकी ट्रेनिंग बहुत जल्दी होगी, जल्दी में होगी, और जो प्रोफेशनलिज्म चाहिए इन फोर्सेस में, वो नहीं आ पाएगा उन सोल्जर्स में। ये जॉब जो है अब एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में बदल जाएगी, और ये क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट होगा, तो जो सोल्जर रिक्रूट होगा इस स्कीम के थ्रू, वो इतना मोटिवेटेड नहीं होगा। वो ये सोचेगा कि वो क्या करेगा अगर वो 25% में नहीं आ पाता है, तो व्हाट ही विल डू आफ्टर आफ्टर द फिनिश ऑफ द सर्विस। ये सर्विस जब खत्म हो जाएगी तो क्या करेगा, तो बेसिकली वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा, और हो सकता है वो मोटिवेशन ना होने की वजह से वो अफेक्ट करे ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस में, और जो तैयारी है बॉर्डर पे लड़ने के लिए उसमें वो अफेक्ट करेगा। तो बेसिकली is from the fact that the manufacturing of the arms to the employment of soldiers, the sector plays a critical role in the economy।
तो या वो डिफेंस सर्विसेज में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स हो या फिर वो एम्प्लॉयमेंट ऑफ द सोल्जर्स हो, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी में। और ऐसी कंट्री में जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने, ऐसी कंट्री में बेसिकली डिफेंस फोर्सेस की जो जॉब है, जो एक बेसिकली इससे पहले वाला जो स्कीम था जहाँ पे वो पेंशन भी मिलता था एंड देवर परमानेंटली रिक्रूटेड, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर था टू रिड्यूस पॉवर्टी, टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। तो बेसिकली गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। अगर ये कॉस्ट कटिंग प्लान है तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि द डिफेंस सेक्टर इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर basically into the economy of the country. So this was all about this article. The next article is bubble in the air, and this article is basically about the cryptocurrencies, the blockchain technology. तो ये आर्टिकल बोलता है कि तो अभी क्रिप्टो करेंसीज की जो प्राइजेस हैं वो क्रैश हुए हैं, और वो क्यों हुए हैं इसकी एनालिसिस ये आर्टिकल करता है। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज आर डिजिटल करेंसीज। तो क्रिप्टो करेंसीज जो है वो फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, दीज आर डिजिटल करेंसीज, और जो टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करती है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। Blockchain technology is basically a database wherein there are digital transactions and their records। मतलब जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं, जो कि एक डिजिटल करेंसी है, जैसे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, तो उसके ट्रांजेक्शन्स हम जहाँ भी करेंगे वो एक रिकॉर्ड हो जाता है एज अ लेजर इनटू दिस डेटाबेस, और इस डेटाबेस को हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बेसिकली this article says that Bitcoin, the most popular cryptocurrency, has lost over 2/3 of its value since its peak in November last year and wiped out many retail investors। तो जो क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, उसकी 2/3 ऑफ द वैल्यू लॉस्ट हुई है सिंस नवंबर लास्ट ईयर। और ये क्यों हुई है? क्योंकि द करेंट क्रैश वॉज लॉन्ग टाइम इन द मेकिंग। क्रिप्टोकरेंसीज वर इनिशियली टाउटेड टू बी ऑल्टरनेटिव्स टू फिएट करेंसीज। फिएट करेंसीज वो होती हैं जो कि लीगल टेंडर होता है किसी भी कंट्री में। सो बेसिकली जो फिएट करेंसीज है वो लीगल टेंडर्स हैं जो कि उस कंट्री का सेंट्रल बैंक इशू करता है। तो बेसिकली इट वाज थॉट कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो एक इंडिपेंडेंट एसेट बन जाएगा लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि बट ऐसा है नहीं। और दूसरा ये भी समझा जाता था कि उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, बट इंट्रिंसिक वैल्यू इज द वैल्यू दैट कम्स फ्रॉम द इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एसेट। तो जो गोल्ड एंड सिल्वर है उनकी तो इंट्रिंसिक वैल्यू है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू है। और जो क्रिप्टो करेंसी है वो इट इज़ जस्ट अ डिजिटल करेंसी, तो उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स हैं, दे हैव बीन लार्जली अनविलिंग टू रिकॉग्नाइज क्रिप्टो करेंसीज एज अ लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट एसेट। जो गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स हैं ये अनविलिंग है, ये नहीं एक्सेप्ट करना चाहती क्रिप्टो करेंसीज को एज अ लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट एसेट। और उसका रीज़न है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो हमारे सेंट्रल बैंक्स की स्टेट फिजिकल और मॉनेटरी अथॉरिटी है उसको इन्फ्रिंज करता है, उसको ब्रीच करता है। इसके अलावा बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसीज का जो एक मार्केट है, एक स्पेस है, वो अनरेगुलेटेड स्पेस है। वो किसी भी लॉ, किसी भी कानून के तहत रेगुलेट नहीं होती है। तो इसलिए वो जो स्पेस है दैट इज मोर प्रोन टू स्कैम्स, एंड whoever is investing there can easily be a victim of scams। तो इसलिए इन सारे रीजंस की वजह से जो क्रिप्टो करेंसी है, जो कि पहले जिसके पास एक टैग था कि दिस इज़ अ सेफ एसेट और इसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, जब प्राइस इसका गिरा है, जो एसेट वैल्यू है वो गिरी है फ्रॉम लास्ट नवंबर, तो वो टैग बेसिकली हट गया है एंड इट इज़ नाउ नॉट कंसिडर्ड एज अ सेफ एसेट। और इसलिए ये वैल्यू गिरती है। किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है, एसेट वैल्यू है, वो
For example, if we look at the foreign exchange, uh, why do we say that डॉलर जो यूएसडी है, यूएस डॉलर है या फिर इंडियन रुपीस है, वो डेप्रिशिएट कर रहा है अगेंस्ट द यूएस डॉलर्स? तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी जैसा हो भी रहा है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि यूएस डॉलर्स इज इन ग्रेटर डिमांड इन द मार्केट एज कम्पेयर टू द इंडियन रुपीज़। और क्योंकि वो ग्रेटर डिमांड है तो इसलिए उसकी एसेट वैल्यू है वो ज़्यादा है। सिमिलरली इज द केस विद क्रिप्टो करेंसी। उसकी जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी जो एसेट वैल्यू है वो अभी तक बहुत हाई थी, लेकिन क्योंकि वो एसेट वैल्यू गिरी है, इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसीज की डिमांड अभी मार्केट में ज़्यादा नहीं है। जो एक मिसकंसेप्शन था क्रिप्टो करेंसीज को लेके इन दी माइंड ऑफ इन्वेस्टर्स दैट ये एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, एक सेफ एसेट है, इन सारे रीजंस की वजह से वो एक माइंडसेट अभी चेंज हुआ है, और दैट्स व्हाई इन्वेस्टर्स आर मूविंग अवे फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसीज, and that's why the asset value is decreasing. So that is the reason. Now the next important news is that European Union backs Ukraine's European dream. Now Europe has sent a powerful symbol of solidarity with Ukraine on Friday when Brussels backed Kyiv's bid for EU candidate status, even as Russia shelled frontline Ukrainian cities and cut back gas supplies to the west. So this news says that the European Union has now decided to take Ukraine into the European Union, make it a member of European Union, and the European Commission has given its backing, and now Ukraine could now be added to the list of countries vying for EU membership. So Ukraine is now being added as a EU member. Now, in response to this news, Russian President Vladimir Putin has said that Russia has no issues with this, with Ukraine joining the European Union. They have nothing against it. It's a sovereign decision of theirs to join the economic union or not, and it is their business. So Russia has not opposed and is saying that it is the right and the decision of Ukraine to join the European Union. Now, why has this decision come up? Because recently France, Germany and Italy, the representatives of these countries, they had visited Ukraine, और इन्होंने वॉर टॉर्न सबब ऑफ कीव में विजिट करके वहाँ के कैसे हालात हैं आफ्टर द वॉर उसका जायज़ा लिया था, और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है कि यूक्रेन को ईयू के अंदर शामिल किया जाएगा. अपार्ट फ्रॉम इट आई थिंक इस आर्टिकल में यही इम्पोर्टेंट है. Now moving on to the next important news, and this is important because China is getting its third aircraft carrier. Now China on Friday launched its biggest and most modern aircraft carrier, making a major military advance for the Asian superpower. तो चाइना के पास ये बिगेस्ट एंड द मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर इंडक्ट होने जा रहा है, और ये थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके नेवी में. नाउ दिस न्यूज़ इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज देयर हैज बीन news in the past wherein China and United States have been in the war of words regarding the Beijing's behavior towards Taiwan, और वो बीजिंग चाइना कहता है कि they can take Taiwan away by force if necessary. Apart from it, this news is also important because of the growing influence of China into the Indo-Pacific region and also into the South China Sea. तो अगर वो ये एयरक्राफ्ट कैरियर इंडक्ट कर रहा है तो इट विल इंक्रीज इट्स पावर, और इसको एक अपर एज मिलेगा इन दीज रीजन्स.
So basically, the Chinese president Xi Jinping, he has vowed to build a fully modern force to rival the US military by 2027. जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडक्ट हुआ है, इसका नाम फ्यूजियन दिया गया है, एंड दिस इज द फर्स्ट कैटापुल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर होली डिजाइंड एंड बिल्ड बाय चाइना. इसकी डिजाइनिंग एंड इसको जो बिल्ड किया गया है वो चाइना ने ही किया है. देयर इज नो एक्सटर्नल सपोर्ट हेयर. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर इंडक्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक कैटापुल्ट्स के थ्रू की टेक्नोलॉजी यूज़ करता है. जो अर्लियर एयरक्राफ्ट्स थे, दे यूज टू यूज़ दी स्काई जंप स्टाइल रैम्प फॉर टेक ऑफ्स. तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कैटापुल्ट्स हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि जो एयरक्राफ्ट लॉन्च होगा, इस एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक से जो एयरक्राफ्ट लॉन्च होगा, वो इट विल बी अ फास्टर लॉन्च. वो एयरक्राफ्ट जल्दी लॉन्च हो पाएगा एंड इट विल बी एबल टू कैरी अ हैवियर पेलोड. और वो ज़्यादा पेलोड कैरी कर पाएगा, ज़्यादा आर्म्स एंड एमिनेशंस कैरी कर पाएगा. और यही फैक्टर्स हैं जो एक बैटल में डिसिसिव होते हैं, जो एक बैटल को डिसाइड करते हैं, उसके विन या लॉस को डिसाइड करते हैं. तो ये इसका एक नया टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कैटापुल्ट्स यूज़ हो रहे हैं. So only this was important in this news. Thank you for watching this video, friends. If you have liked this video, please subscribe to this channel. Please share this video and like this video. Also, if you have any comments regarding the news that was discussed, you can comment and I'll get back with the correct explanation of whatever you want to know. Thank you.